हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास नाइन्थ की जो हमारी एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, जिसके अंदर ज़्यादातर आपको जो भी इवेंट्स या घटनाक्रम देखने को मिलेंगे दोज आर एसोसिएटेड विद वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नाजिज्म, हिटलर की हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आपको क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में बताई जाती हैं फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री परस्पेक्टिव। तो जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने जो सीबीएसई बोर्ड से हैं क्लास नाइन्थ में इसको कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे साल हो चुके हैं आप सबको, तो हो सकता है आप भूल गए हो या फिर कच्चा कच्चा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद हो। तो एक बारी हम कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से इसको समझेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। जैसा कि मैंने एक सीरीज बनाई थी यूपीएससी की मेंस की रिपीटेड थीम्स की, रेवोल्यूशंस जो भी जितने भी हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है लगातार, इसकी रेलेवेंस पूछता है, इनसे इंस्पिरेशन क्या मिली थी भारत की आज़ादी की लड़ाई में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके लिए आपको कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने की नीड नहीं है कि अगर आपको ये रेवोल्यूशन या वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करनी है तो आप कोई अलग से मटेरियल या कोई बुक पढ़ो। क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है 80% वो आपका काम कर देगी वो इन्फॉर्मेशन। 20% जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में या फिर कुछ एक दो वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनके बारे में बात नहीं करती है, वो वाला काम मैं अलग से आपको फाउंडेशन कोर्स में वैल्यू एडिशन के लेक्चर्स बनाकर वो कवर करवा दूंगा। लेकिन नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी आप इसको रिलाई कर सकते हो उसके ऊपर, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी के ऊपर, अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करनी है और वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स का इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में जो क्या इम्पैक्ट था इस टॉपिक को कवर करना है, और 80% आपकी ये चीज़ कवर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जो भी घटनाक्रम हुई थी, वो इम्पोर्टेंस रखते हैं दोस्तों, क्योंकि आज जो हमें आधुनिक दुनिया देखने को मिलती है ये इसी की देन है, या फिर एक प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो भी घटनाक्रम हुए थे उनके योगदान की वजह से आज हमें मॉडर्न वर्ल्ड का रूप और स्वरूप देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है, आप मुझसे ये पूछोगे कि सर यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड कहा किसको जा रहा है, कि व्हाट इज मॉडर्न वर्ल्ड। अब मॉडर्न वर्ल्ड दोस्तों देखो एक ऐसा ज़माना है जो कि मेडिवल टाइम के डार्क एज से काफ़ी अलग है। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि इंसान के पास साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाती है। आप चाहो तो इन सब चीज़ों के नोट्स बना सकते हो, कुछ लिख सकते हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाती है इंसान के पास। ठीक है, जब साइंटिफिक टेम्परामेंट आती है तो इंसान जो है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचता है, वो अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। मेरा आलीशान घर हो, मेरे पास ढेर सारे पैसे हों। अल्टीमेटली जब ऐसे बड़े सारे इंसान देश में इस प्रकार के साइंटिफिक टेम्परामेंट को अचीव कर लेते हैं, देश में एक माहौल शुरू होता है इन्वेंशंस का, इनोवेशंस का, और अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। जिसकी वजह से जो ये कहानी एक इंसान से स्टार्ट हुई थी, ऐसे बहुत तरीके के इंसान जब देश को मिल जाते हैं तो अल्टीमेटली देश की ग्रोथ या जीडीपी में हमें एक प्रकार की उन्नति जो है वो देखने को मिलती है। और जब कुछ देश ज़्यादा तरक्की के रास्ते पर आ जाते हैं एज कंपेयर टू कुछ देश जो कि तरक्की के रास्ते पर जस्ट बढ़ने लग जाते हैं, इनकी ग्रोथ का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू दुनिया की विभिन्न कंट्रीज से, तब जाकर हम कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी। अब आपका अगला सवाल मेरे लिए ये होगा कि सर मॉडर्न वर्ल्ड जिसको आप कह रहे हो, एक टैग दे रहे हो मॉडर्न वर्ल्ड, इसकी कोई डेट या कोई टाइमलाइन हमें बता सकते हो? तो दोस्तों देखो, ये सिर्फ एक मेंटल कंसेप्ट है। कैसा मेंटल कंसेप्ट है?
जैसे जब हम भारत के इतिहास के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मैं आपसे पूछूं एग्जैक्ट मुझे डेट, डे और टाइम बता दो उसके ऊपर, तो वो कोई बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। ये बाउंड्री एक फिक्स फॉर्म में हम नहीं बता सकते कि इस दिन एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत हुई, इस दिन मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हुई, इस दिन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई और इस दिन से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की शुरुआत हुई। ठीक उसी प्रकार से जब आप मॉडर्न वर्ल्ड के कंसेप्ट को दोस्तों डिफाइन करना चाहते हो, इट इज़ हार्ड टू डिफाइन। इतना ईजी नहीं है डिफाइन करना, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्यों नहीं है इम्पॉसिबल? आप बस ये कह रहे हो, जैसे मैं आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट, ग्रोथ, उन्नति, जीडीपी, इन सब के बारे में बात बता रहा हूँ। आप इसको कोई भी टाइमलाइन दे सकते हो। अलग अलग हिस्टोरियंस, वर्ल्ड लेवल पे जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, उनकी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं इस चीज़ को लेकर। कैसी क्या आर्ग्यूमेंट्स? कोई कहता है ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत है वो स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से, जब यूरोप में और पर्टिकुलरली ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद का ज़माना मॉडर्न वर्ल्ड का ज़माना है। कोई कहता है कि जो पहला विश्व युद्ध था उसके बाद का टाइमलाइन जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। कोई ये कहता है कि नहीं, जब दोनों विश्व युद्ध खत्म हो गए थे और जब वर्ल्ड में शांति व्यवस्था बन गई थी यूएनओ के बाद, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो वो मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत है। तो कोई भी एक टाइम पीरियड जो है आप उसको फिक्स नहीं मान सकते, लेकिन आप ये मान सकते हो कि जब बहुत सारे इंसानों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गई थी, डार्क एज, जब चर्च का वर्चस्व यूरोपियन कंट्रीज में चलता था, चर्च की ताकत बहुत ज़्यादा थी, फादर, मॉन्क्स, नन्स, ठीक है, ये जो भी कुछ कहें, हमें मंक्स नहीं कहना चाहिए, सॉरी, जो चर्च के जो लोग हैं, फादर्स और नन्स, ये कुछ भी कहें, इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व राजा के ऊपर चलता था, राजा को उनकी बात माननी पड़ती थी। तो जब ये मोनार्की और चर्च का ऑर्डर स्थगित होकर, खत्म होकर, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन जैसे आइडियाज़ की जब वाहवाही होने लग जाती है, लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं उसको, और लोगों को ये समझ में आ जाता है अच्छी जिंदगी बताने के लिए इन्हीं आइडियाज़ पे देश बनना चाहिए, हमारा जीवन चलना चाहिए, और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था इन्हीं आइडियाज़ पे आधारित होनी चाहिए, वो है मॉडर्न वर्ल्ड। आप में से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन मॉडर्न वर्ल्ड के कंसेप्ट से रिलेटेड? बताओ, फिर से कुछ बताऊं? हाँ भाई, मयूर, निर्वैर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो राइटर फिर आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, जैसा कि देखो ये जो टेक्स्ट है ना दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बता रखा है, पीपीटीज में कुछ भी ओरिजिनल टेक्स्ट, चाहे मैं एनसीईआरटी यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी लाइन चेंज नहीं कर पाऊंगा, ताकि आपको ऐसा ये ना लगे कि मैंने शॉर्ट में कुछ बनाकर दे दिया है या अपने वर्ड्स में बनाकर दे दिया है। यस, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं शॉर्ट समरीज जरूर चलाऊंगा पूरे बुक की, कि 10 मिनट्स के अंदर आपको एक चैप्टर वाइंड अप करके मैं दूंगा कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें ये थी, ये फैक्ट्स है। वो भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे इसी मंथ से, हम स्टार्ट कर लेंगे। जैसे जैसे हमारा उपेंद्र सिंह का कोई चैप्टर है, उसके हमने 50 लेक्चर्स बनाए मान लो, ठीक है, कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, वो मतलब बिल्कुल ऐसा चला, तो हम आधे घंटे की उसकी एक सीरीज बनाएंगे, समरी सीरीज, जिसमें हम पूरे वो एक महीने के अंदर हमने जो चैप्टर के अंदर पढ़ा उपेंद्र सिंह के अंदर, या कोई भी ऐसी बुक जो कि जिसका चैप्टर बहुत भारी भरकम था, तो वो चीज़ें आपको समराइज वर्जन में मिल जाएंगी। उसमें मेरी क्रिएटिविटी या फिर उसमें मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा शॉर्ट वर्जन में, लेकिन ये एनसीईआरटी की डिट्टो लैंग्वेज है, इसको ईजिली इंटरप्रेट करके मैं आपको यहाँ पर लेक्चर्स के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा चिंता मत करना कि आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ पर हम इस पीडीएफ के ऊपर रिलाई कर सकते हैं क्या। जो भी बुक का थंबनेल आपको दिखता है एग्जैक्टली वही टेक्स्ट उसका वर्ड टू वर्ड डिट्टो, जहाँ कॉमा लगा रहता है, सब आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको इजी वर्ड्स में इसकी इंग्लिश को डिकोड करके आपको हिंदी में इसके प्रवचन देना, वो मेरा काम है, ठीक है। राइटर आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अक्सर आज के समय में कुछ जो आइडियाज हैं जैसे लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी, हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ भाई, फॉर ग्रांटेड मतलब क्या। अब ये चीज क्या है प्राची, आप भारत में पैदा हुए हो, आप जीन्स पहनकर, टॉप पहनकर, स्कर्ट पहनकर, शॉर्ट्स पहनकर कहीं पर भी निकल लेते हो, बालकनी में खड़े हो लेते हो, दुकानों पर चले जाते हो, लड़कों से बात कर लेते हो, लड़कों वाले कॉलेज में भी पढ़ चुके हो, तो आपको ये चीज़ अक्सर इतनी फील नहीं होती है कि भाई लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी की मेरे जीवन में ज़्यादा मैं तो कभी सोचा ही नहीं इन कंसेप्ट के बारे में। लेकिन
ये चीज़ लड़कों को भी समझ में आ जाती कि इन कंसेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। एक कंसेप्ट को हम पकड़ लेते हैं, फ्रीडम। फ्रीडम कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता लड़कों को भी समझ में आ जाती। लड़की जात को तो छोड़ ही दो, अगर हम में से किसी का जन्म हुआ होता नॉर्थ कोरिया में, आज ये जो हम लेक्चर बना रहे हैं, या फिर मैं हंसी मजाक में बहुत कुछ जो आपको बोल देता हूं, ठीक है, ये चीज़ ट्रैक हो रही होती अगर मैं नॉर्थ कोरिया में बैठकर आपकी ऐसे ऑनलाइन क्लास ले रहा होता, या फिर हो सकता है कि क्लास ही नहीं ले पाता, या फिर मुझे डर डर के अपने मुख से शब्दों का उच्चारण करना पड़ता। समझ रहे हो राइटर आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? कि आप जैसे देश में पैदा हुए हो, वहां पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी के बारे में आप कभी इतना सोचते ही नहीं हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई ये कंसेप्ट तो मेरे बर्थ के साथ मेरे साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है, तो मुझे इसके बारे में टेंशन क्या लेनी। लेकिन हम इनको आज के समय में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यूरोपियन देशों ने इन 3 शब्दों के कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने के लिए बड़ी मेहनत मुशक्कत करी है, और उसी में से एक मेहनत मुशक्कत के इवेंट को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, डेट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो मेहनत मुशक्कत यूरोप में एक कंट्री जो है फ्रांस, उधर के लोगों ने करी, जब चर्च का वर्चस्व, फादर और नन का वर्चस्व प्लस राजा का वर्चस्व, मोनार्किकल ऑर्डर का वर्चस्व, उनकी दादागिरी इस प्रकार से चलती थी कि लोगों का जीवन हेल बन चुका था। खैर, यहां पर आपको स्क्रीन पर ये 3 शब्द दिख रहे हैं। राइटर ने आपसे बोल दिया कि हम लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप लोगों का पहला होमवर्क इस लेक्चर से ये है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पहले ये बताओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पर्टिकुलरली 3 आइडियाज आए कौन से थे? क्या ये लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी थे, या फिर वो कुछ और थे? कौन से 3 आइडियाज हमने बोरो करे जिसकी इंस्पिरेशन भारत ने अपने संविधान में भी रखी, और दुनिया में वो 3 आइडियाज प्रचलित हुए कि कोई भी देश अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये 3 आइडियाज, ये 3 कंसेप्ट, ये 3 चीजें उस कंट्री के संविधान में, कानूनी व्यवस्था में, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से इसकी झलक उस देश में देखने को मिलनी ही चाहिए। अगर वो देश अपने आप को टैग दे रहा है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चलने वाले देश हैं, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी का पालन करा जाता है। ये आपका पहला होमवर्क है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन से 3 प्रमुख आइडियाज को बोरो करा गया था। तो राइटर आपसे कह रहा है कि हम इन आइडियाज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन हमें अपने आप को रिमाइंड करवाने की आवश्यकता है कि इन आइडियाज की भी एक डीप हिस्ट्री है, जिसके लिए लोगों ने मेहनत मुशक्कत करके लड़ा है। इन आइडियाज को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने के लिए उनको छीनना पड़ा है। जो उनके देश में जो प्रशासन था, राजा के नाम पर, चर्च के नाम पर, उनसे उनको अपने ये वाले अधिकार छीनने पड़े हैं, जिनको हम सिर्फ एक नॉर्मली टर्म देकर बुला देते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस उन लोगों से पूछो जिनके जीवन में ये कंसेप्ट, ये नाम मिसिंग थे, इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस मिसिंग थी। तो अगर राइटर आपसे कह रहे हैं अगर हम पूरे इतिहास को देखें ना, तो उस इतिहास में से फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक उस इतिहास का छोटा सा टुकड़ा है। अगर ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक इसकी डॉट है, सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है। लेकिन फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो भी चीज़ें उत्पन्न हुई, जो भी एंड रिजल्ट हुआ, उसने देश विदेशों के ऊपर, फ्रांस के अंदर तो असर डाला ही डाला, देश विदेशों के ऊपर भी बहुत गहरा असर डाला। जब उनका संविधान लिखा गया, बनाया गया, या फिर कभी फ्रेश तरीके से लिखा गया, और यहाँ पर जो आइडियाज उत्पन्न हुए उनसे इंस्पिरेशन वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने भी ली जब वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से एक प्रमुख चीज़ हुई क्या? अगर 100 बातों की, मतलब 100 बातों को अगर हम एक बात में अगर लेकर आए, एक वर्ड में अगर उसको कंक्लूड करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस में राजा का जो वर्चस्व चलता था, मोनार्की जो सिस्टम था, वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा क्रूएल था। राजा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूड था, और उसी का जो खानदान है वही चला आता था। मोनार्की सिस्टम तो वैसे भी होता ही ऐसा है कि पहले ग्रैंडफादर बने, फिर फादर बने, फिर बेटा बना, फिर इसका बेटा बनेगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो चेन है, ये चेन चलती चली आती है राजा रानी बनाने के लिए, ठीक है। तो एक ऐसी सोसाइटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में चलती थी जो कि प्रिविलेजेस के ऊपर बेस्ड थी।
और वो प्रिविलेजेस देश में सिर्फ गिने चुने लोग ही एंजॉय कर पाते थे। बाकी लोगों की जिंदगी हेल थी, उनका जीवन एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ था। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद बिल्कुल ही एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो फ्रांस की धरती पर उत्पन्न होता है। अब दोस्तों, क्योंकि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार ज़रा देख भी लेते हैं कि फ्रांस है कहाँ पर। ये है वर्ल्ड मैप और यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आपको ये जो देख रहे हैं ना, ये है फ्रांस, ये कंट्री है फ्रांस। अब थोड़ा सा इसका हम एक बिगर इमेज देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फ्रांस है, इसकी कैपिटल है पेरिस। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है पेरिस में? आईफेल टावर। ठीक है, दूसरा प्रोमिनेंट होमवर्क दोस्तों आप लोगों के लिए ये है जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि फ्रांस जो है, इससे आपका मैपिंग जो है वो इजी हो जाएगा। फ्रांस जो है इसकी नेबरिंग या बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो सारी कंट्रीज की लिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, ये आपका आज की क्लास का दूसरा होमवर्क है। आगे बढ़ें, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या बताओ। निर्वैर, प्राची, मयूर, आर्यन, पक्का फ्रैंकली बता दो, कोई भी डाउट है तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आप पहली बार सुन रहे हो तो आई होप मैं इसको इजी बनाकर ही चल रहा हूँ। अभी तक जितनी बातें बताई हैं दिमाग में बैठ रही हैं अच्छे से, है ना? फ्रीडम और लिबर्टी में अगर डिफरेंस जानना है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड चैप्टर बना रखा है। क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी के प्लेलिस्ट को मेरी देखो और ये फर्क जानो डिटेल में कि लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क होता है। और आप में से जिसको पता है कि लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस होता है, ये वाली बात थोड़ी सी डिटेल में हो जाती है बताना। कुणाल माइक बंद करो अपना। ठीक है, आप में से जिसको ये पता है तो वो कमेंट करके शॉर्ट में बताओ मुझे एक लाइन में, व्हाट इज द प्रिसाइज डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। कुणाल ये होमवर्क है, भले ही वो चैप्टर को पूरा मत देखो लेकिन खुद से सर्च करके एक बार ही बताओ। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। ठीक है, कमेंट करके ये बताना है। तीसरा होमवर्क है कि प्रिसाइज डिफरेंस क्या होता है, एक लाइन का डिफरेंस लिबर्टी और फ्रीडम है। सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, हम इन वर्ड्स को भी तो ऐसे ही बोल देते हैं, फ्रीडम लिबर्टी या लिबर्टी फ्रीडम है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में आर्यन आपको याद है ना, क्लास 11th में हमने कवर करा था, डिफरेंस होता है इन सारे कंसेप्ट के अंदर, है ना? और लिबर्टी के अंदर भी हमने कंसेप्ट जाने थे, मयूर याद है? पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ही अभी हमारा चल रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से एक ना, जैसे आप ये कह लो कि जैसे संविधान होता है ना, संविधान के अंदर आप मुझे बताओ भारत के संविधान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, किस चीज के ऊपर? भारत के संविधान में सब गुड फंडामेंटल राइट्स के ऊपर चैप्टर है। ठीक है, अब क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आर्यन, कुछ तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना फ्रांस का नया संविधान लिखने में, जो भी लोग लिखेंगे। लेकिन फ्रांस के अंदर एक फरमान जारी होता है, वो फरमान ये कहता है इंसानी जीवन की कदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर यहां पर ये मैन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। आप यहां पर इसको ह्यूमन की तरह इंटरप्रेट कर लो, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मर्दों के बारे में बात हो रही थी। आपको पता है कि बड़ी सारी जो राइटिंग्स होती हैं उनमें जो शब्द होते हैं वो थोड़े से पेट्रियार्किकल साउंड करते हैं। जैसे हमारे संविधान का भी ये बहुत ज़्यादा ब्लेम लगता है कि हर जगह प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके पावर फंक्शन बताए जाते तो ही करके बताए जाते हैं। ठीक है, खैर वो हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है अभी। ये माना गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि इंसानी जिंदगी और उस इंसानी जिंदगी में इंसानों को मिलने वाले जो अधिकार होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अभी तक उन्हीं इंसानी अधिकारों की और इंसानी जीवन की इज्जत नहीं करी जाती थी फ्रांस की धरती पर, चर्च के ऑर्डर की वजह से और चर्च का तालमेल जो राजा के साथ था उसकी वजह से। तो एक फरमान जो जारी होता है उसका नाम होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, अलग अलग एग्जाम्स में।
चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, ठीक है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमन राइट्स के लिए या इंसानों के अधिकारों को प्रमोट करने के लिए एक कौन सा नोटिस या एक नोटिस बोर्ड पर क्या क्या चीजें जारी होती हैं। इट वॉज जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स की जैसे लिस्ट हमारे संविधान में लिखी गई थी, वहां पर प्रॉपर पब्लिक प्लेस पर एक बोर्ड पर आप देख सकते हो, ये है वो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ये फ्रांस में अलग अलग जगह पर लगाया गया था, जहां पर जब नया संविधान लिखा गया था तो लोगों के राइट्स जो हैं, जैसे अशोका नहीं करवाता था, अशोका द ग्रेट क्या करवाता था, अपने पिलर्स पर जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते थे उसको इंस्क्राइब करवाता था, फिर अशोकन पिलर बनवाता था, और धम्म महामत्तास ऑफिशियल हुआ करते थे, वो लोगों को पढ़कर सुनाते थे। तो यहाँ पर लोगों के ये है पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, पांचवा, छठा, ऐसे करके ये लोगों के राइट जो थे वो लिखे गए कि इंसान को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, और अब से वो राइट्स मिलेंगे जो कि फ्रांस के राजा और चर्च का जब वर्चस्व चल रहा था इनकी छत्र छाया में मिसिंग थे कॉमन मैन के लिए। अब आप मुझसे कहोगे सर ये था क्या प्रॉपर, तो हैव पेशेंस, अभी सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। डेडिकेटेड मैं इसके ऊपर 2-3 घंटे बिताऊंगा आपके साथ, और पूरा आपको ये सिखाऊंगा कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन था क्या, और कौन, पूरी लिस्ट दूंगा आपको राइट्स की, ठीक है, उसके बारे में आप चिंता मत करो। अब एक आइडिया इमर्ज होता है, ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन आया क्यों, सवाल ये उठता है ये आया क्यों, क्योंकि एक आइडिया इमर्ज हुआ कि सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कुछ बेसिक अधिकार होते हैं और होने चाहिए, और इंसान जो है उसके पास ये भी राइट होना चाहिए कि वो इक्वालिटी को क्लेम कर सके, ठीक है। और जब ये इक्वालिटी जैसे राइट्स की बात होने लग गई तो ये राजनीतिक क्षेत्र में फ्रांस में आगे चलकर पॉलिटिक्स की एक नई भाषा बनी। अब पॉलिटिक्स की नई भाषा बनी, इसका मतलब क्या, पॉलिटिक्स की नई भाषा बनी इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी इलेक्शंस होना आगे चलकर शुरू हुए फ्रांस में, तो लोग इस चीज को जानने के लिए बहुत जागरूक और उत्तेजित रहते थे कि कोई भी पार्टी जो कि लोगों से वोट मांग रही है या फिर बोल रही है कि हमें जिता दो, क्या वो ये वादा कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब कुछ सुनिश्चित करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। तो लोगों के राइट्स और लोग क्लेम कर सके अपने राइट्स को, जैसे इक्वालिटी वगैरह, ये राजनीतिक क्षेत्र में एक नई भाषा बन गई राजनीति की फ्रांस की धरती पर। अब ये जो वेरियस आइडियाज पैदा हुए ना फ्रांस की धरती पर, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, ये सब ना सेंट्रल आइडियाज बन गए न्यू एज के। और ये न्यू एज क्या है, यही है वो न्यू एज जिसके बारे में आपको बता रहा था, मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब फ्रांस में जब ये आइडियाज उत्पन्न हुए ना, इनसे इंस्पिरेशन ली दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने। फिर यूरोपियन कंट्रीज से होते हुए जब आजादी की लड़ाइयां चल रही थी, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर, इंडिया, चाइना, अफ्रीका की धरती पर, साउथ अमेरिका की कॉन्टिनेंट की धरती पर, ये सारी जगह पर जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, जब आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी, उस टाइम पर फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उत्पन्न होने वाले ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम के आइडियाज न्यू एज के आइडियाज बने और सेंट्रल आइडियाज बने। लेकिन वो अलग बात है, राइटर आपको यहां पर ये कह रहे हैं, और इस चैप्टर के एंड में भी हम ये जानेंगे कि अलग अलग कंट्रीज ने इन आइडियाज को अलग तरीके से इंटरप्रेट करा और अलग तरीके से सोचा अपने अपने देश की व्यवस्था के हिसाब से। जैसे एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूं, गांधी जी ने फ्रीडम के आइडिया को अंग्रेजों से जब छीनने की बात करी तो उनका तरीका कैसा था, वॉलेंट कि नॉन वॉलेंट, नॉन वॉलेंट। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट या रेवोल्यूशनरी लोग थे जैसे भगत सिंह, आजादी तो इनको भी चाहिए थी, फ्रीडम तो इनको भी चाहिए थी, अंग्रेजों के हाथ से, चंगुल से निकल सके हम लोग। लेकिन इनका आइडिया कैसा था, वॉलेंट तरीके, कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। गांधी जी की तरह इनकी अप्रोच नहीं थी भगत सिंह जैसे लोगों की,
राइट। इसलिए राइटर आपको ये कह रहे हैं कि ये आइडियाज दुनिया में हर जगह फैले, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन और इसको कौन किस तरीके से सोच रहा है, ये थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होते होते बदला गया। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि फ्रांस ही वो कंट्री था जहां पर ये जो आइडियाज हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और भी विभिन्न आइडियाज, ये सब यहां से पैदा होना शुरू हुए और दुनिया के अलग अलग कोनों में ये फैले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसान के राइट्स को पहली बार इंपॉर्टेंस मिली कि वो क्लेम कर सके, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। और यहां पर इंसान कैसा, एक कॉमन मैन। अभी तक क्योंकि किसकी चलती थी फ्रांस के अंदर, मोनार्की की और चर्च की। ठीक है, तो मॉडर्न वर्ल्ड की दोस्तों जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो इट इज नॉट सिंपली अ स्टोरी ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। राइटर आपको इंट्रोडक्शन में आखिरी बात ये बता रहे हैं कि जब हम आधुनिक दुनिया की हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, आप यूरोपियन हिस्ट्री की बात कर लो या किसी भी कंट्री, यूरोप में किसी भी कंट्री की हिस्ट्री की बात कर लो, ये सिर्फ फ्रीडम और डेमोक्रेसी के आइडियाज के बारे में नहीं है। ठीक है, जब इंसानों ने अपने इन अधिकारों को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, फ्रीडम को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, इन सबको पाने की जब कोशिश करी, ये इतना आसान भी नहीं था। बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, बहुत ज्यादा मारपीट हुई, कितने सारे लोग मारे गए। ठीक है, और लोगों को अपने जो राइट्स मिले, जब लोगों ने इन राइट्स को क्लेम करना स्टार्ट करा, तो उनको सामना करना पड़ा राजा का, उसकी फोर्सेस का, बड़े बड़े जमींदारों का, जिसको यूरोप की धरती पर हम लोग कहते हैं नोबल्स, रिच लैंडलॉर्ड्स। और इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ था एक आम नागरिक। बहुत बार कभी इनकी स्ट्रैटेजी फेल कर जाती थी, तो कभी इनकी स्ट्रैटेजी फेल कर जाती थी, लेकिन अल्टीमेटली इस रेवोल्यूशन की वजह से जीते तो यही। लेकिन ये जीत का जो इतिहास है, इट इज अ स्टोरी एंड हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस, टायरनी, दादागिरी, राजा की और चर्च की, डेथ और डिस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ बहुत मची यूरोप की धरती पर, फ्रांस की धरती पर। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था, इतना उत्पात फ्रांस की धरती पर मचा क्यों, एंड वाई फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च रेवोल्यूशन। क्या वो रेवोल्यूशन बाहर से कोई अफवाह आई थी इस वजह से हुआ था, बाहर के लोगों के षड्यंत्र की वजह से हुआ था, जो कि फ्रांस के बाहर कोई अफवाह फैल गई हो, या फिर फ्रांस के लोगों ने ही अपने राजा के खिलाफ रिवोल्ट और धरना प्रदर्शन या मारपीट करी थी राजा और राजा की फोर्सेस के खिलाफ। ये सारी बातें हम जानेंगे अगले लेक्चर में। आपको इस लेक्चर में मैंने 3 होमवर्क दिए थे, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।